जोहार जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मैं पीएम होती तो बात बात पर नहीं रोती। यह गीत पिछले कुछ सालों से बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की हालत बयान करते आ रहे हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अपने ऑनलाइन आंसू रोक नहीं पाए। परिस्थिति वैसी है, देश के महत्वपूर्ण स्थान पर बैठा व्यक्ति जिम्मेदार होता है। घर चलाना और राष्ट्र चलाना, इनों में समानता होती है। उसका चालक होता है, दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। घर चलाने वाली माता हो पिता, वो अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, रो सकते हैं, मगर राष्ट्र चलाते समय राष्ट्र प्रमुख धीर गंभीर होना चाहिए। राष्ट्र चलाने वाला जब बार बार रोता है तो एक तो नागरिकों में निराशाजनक परिस्थिति निर्माण करता है और उनके इस इमोशनल ड्रामा में हमारे लोग फंस जाते हैं और सारे दुख और दर्द भूल जाते हैं और उस व्यक्तिवाद से उस राष्ट्र का विनाश तय होता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के रोने पर व्यंग्यात्मक मीम्स बने, सोशल मीडिया पर अच्छी खिंचाई किया गया, मगर गेंडे की खाल ओढ़कर बैठे व्यक्ति को कुछ नहीं होता है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई 2021 को समाप्त हुए हफ्ते के दौरान देश में बेरोजगारी का दर बढ़कर 14.5% पर पहुंच गया है, जो अप्रैल में 8% पर था। कोरोना काल में लॉकडाउन या तालाबंदी की वजह से लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। बीते साल से शुरू हुआ यह सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि इसी अवधि में एक साल पहले से तुलना करें तो 8% कम है। इससे एक सप्ताह पहले यानी 9 मई को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी की दर 8.67% थी। कहने का यह मतलब है कि हफ्ते भर में बेरोजगारी की दर करीब दोगुनी हो गई। आंकड़े बताते हैं यह पिछले 49 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। अगर यही हालत रहे तो आने वाले वक्त में बेरोजगारी की दर पिछले साल से भी ज्यादा हो सकती है। पिछले साल मई में बेरोजगारी की जो दर थी 21.73% थी। रिपोर्ट में यह भी बताया कि भारी संख्या में मजदूर महानगरों को छोड़कर घर की ओर चले गए। एक तरफ कोरोना का भय, दूसरी तरफ मेडिकल सुविधा न होने की समस्या, तीसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या, चौथी तरफ अपना कोई परिजन इस कोरोना काल में मर गया तो उसे कहां दफनाएं, कहां जलाएं। इस चक्रव्यूह में यह गरीब बेबस अभिमन्यु फंस गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से इस साल मार्च में कुल 11.22 लाख कर्मचारी जुड़े थे। यह संख्या इसी साल फरवरी में EPF से जुड़े 11.28 लाख कर्मचारियों के मुकाबले कम है। बीते वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान EPF के कुल 77.8 लाख नए सदस्यों को जोड़ा, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह संख्या 78.58 लाख थी। नियमित वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़े किए गए। इसमें पता चला कि इन आंकड़ों से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति बताया जाता है। देश की न्याय व्यवस्था में कुछ राज्यों के हाईकोर्ट जो कुछ निर्णय दे रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, वैसे इस देश की वास्तव स्थिति बयान कर रहे हैं। वास्तव में ये नूरा कुश्ती चल रही है। पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ा था। कोरोना से मरने पर चुनाव आयोग ने अधिकारियों पर मनुष्य हत्या की केस दर्ज करने की बात किया था। चुनाव हो गए, सभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। फिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया, तिल मिला। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब चुनावी रैली हो रही थी तब कोरोना की हालत उतनी भयावह नहीं थी। हमें मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति है। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में लगातार बहस हुई कि हम हत्यारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जब सुनवाई के दौरान कुछ कहते हैं तो उनका मकसद व्यापक सार्वजनिक हित सुनिश्चित करना होता है। वो भी इंसान है और वो भी तनाव में रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को वो सही भावना से समझे। हम किसी हाईकोर्ट का मनोबल तोड़ना नहीं चाहते, वो हमारे लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है। देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना के पेशेंट बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा न होने के कारण कई पेशेंट्स एम्बुलेंस में ऑक्सीजन दवाई लेकर 26-27 घंटों का सफर करके मुंबई पहुंच रहे हैं। पिछले हफ्ते की खबर है कि गोंडा जिले के एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति को गोंडा, फैजाबाद, लखनऊ में बेड और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनके परिजनों ने सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के सामने हाथ पैर जोड़े कि हमें बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। फिर भी उन्हें इंजेक्शन, दवाई नसीब नहीं हुई, तो उनके मुंबई के रिश्तेदार ने मुंबई में बुलाकर उनका इलाज किया। हमने इन्हीं आंखों से रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने बच्चों को मिले, इसके लिए अधिकारी और डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ने वाली माताओं को देखा। यह मंजर तो दिल झकझोर करने वाला था। आदमी इतना मजबूर होता है, हमने जीवन में पहली बार देखा है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने तेजी से अपने हाथ पैर पसार दिए हैं। गांव में तेजी से संक्रमण फैलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई। इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते समय हाईकोर्ट ने यह योगी सरकार को टिप्पणी की कि हर गांव में 2-2 एम्बुलेंस देने का आदेश दे दिया और उत्तर प्रदेश के गांव में छोटे छोटे कस्बों में चिकित्सा सुविधाएं की स्थिति राम भरोसे हो गई, ये भी कहा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 1 महीने में 97,000 गांव में 2-2 एम्बुलेंस देना होगा। यह आदेश भले ही अच्छे मकसद से दिया हो, पर अव्यवहारिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को सलाह की तरह लेकर काम करने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को यह भी कहा कि ऐसा आदेश न दे जिनका पालन असंभव हो। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजों और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी तैयारी है, उनकी जानकारी है। वो कोई सेंट्रल विस्टा बांधने का निर्णय थोड़ा ही है, उसे रोका जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। वो कोई साहब का राजमहल बांधने का निर्णय थोड़ा ही है, उसे रोका जा सकता है। भले ही देश आर्थिक रूप से कठिन परिस्थिति में जाए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चिड़ी चुप है, कोई सूचना देता नहीं है, निर्णय देता नहीं है। हमारे देश का जो बाजू में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के योजना मंत्री एमएन मन्नान ने उनके प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ कैबिनेट बैठक में आंकड़े रखे। वित्त वर्ष 2020-21 में हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,227 हो गई है, लेकिन पिछले साल वित्त वर्ष की प्रति व्यक्ति आय $2,064 थी। वही भारत की वित्त वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय $1,947 है। आज 50 साल बाद बांग्लादेश निर्यात में अरबों डॉलर कमा रहा है। साल 2020 में बांग्लादेश ने 39.6 अरब डॉलर की कमाई की थी। कोरोना महामारी के दौरान जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही थी, बांग्लादेश की जीडीपी 5.24% स्वस्थ दर से बढ़ी। 70 के दशक की तुलना में आज प्रति व्यक्ति आय 18 गुना बढ़ चुकी है। गरीबी की दर घटकर 20.5 हो गई है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में उन्होंने माइक्रो फाइनेंस यानी गरीबों को बिना जमानत के छोटे छोटे लोन देने की शुरुआत की। इसलिए उन्हें बांग्लादेश के गरीबों का मसीहा भी माना गया। उनके इस मॉडल को जबरदस्त सफलता मिली और इसे पूरी दुनिया की राह मिली। भारत में माइक्रो फाइनेंस में 24 से 36% ब्याज दरों से छोटे छोटे उद्योगों को कर्ज दे रहे हैं। और पिछले कोरोना के काल में जहां जीवित रहने के लाले पड़े हुए थे, वहां माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जबरन कर्ज वसूल कर रही थी। कई लोगों ने इस परेशानी से आत्महत्या किया। यह कोई मुस्लिम राष्ट्र की तारीफ करना या मुस्लिम समुदाय को खुश करने वाली बात नहीं है। हमने वास्तव स्वीकार करना चाहिए। साल 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व आया था, तो दुनिया भर की
प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी नाजुक दौर से गुजर रहा था। इसकी वजह भी थी उसके सामने बड़ी आबादी, कम साक्षरता दर, बेहिसाब गरीबी, सीमित प्राकृतिक संसाधन और काफी कम संख्या में उद्योगों की चुनौती थी। कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था, क्या बांग्लादेश इस स्वतंत्र राज्य के रूप में जिंदा भी रह पाएगा? एक वक्त था, अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर ने भविष्यवाणी की थी कि बांग्लादेश एक ऐसा देश बनकर रह जाएगा जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर पाएगा और वो किसी अन्य की सहायता पर निर्भर होकर रह जाएगा। लेकिन यही बांग्लादेश इस साल अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। उसकी आर्थिक सफलता के उदाहरण दिए जा रहे हैं। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए तो बांग्लादेश में जाकर ज्ञान देकर आए। जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए तो विनाशकारी व्यक्ति को विरोध किया गया। बांग्लादेश में बड़े बड़े पैमाने पर विरोधी रैलियां हुई। गुजरात की कवयित्री पारुल खक्कर ने सांप को बड़ा नंगा किया। कवयित्री कहती है, एक साथ सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शव वाहिनी गंगा। और इतना ही नहीं, अमेरिका की कॉन्वर्सेशन इस वेबसाइट ने ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री इनका सर्वे किया। कौन सा प्रधानमंत्री इस कोरोना की दूसरी लहर को संभालने में नाकाम रहा? तो हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को 90% वोट मिले। साहब, देश को कितना और जलील करोगे? आप जलील तो हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।